ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम राहित्या गुप्ता है। मैं कक्षा 3C में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ, कोरोना के साइड इफेक्ट्स। कोरोना आया, छुट्टियाँ मनाने का मौका लाया। खूब देर तक खेले, ऐसा मौका कोरोना लाया। पर कोरोना तू ये क्या कर गया? कुछ भी कोरोना में मैं तो फंस गया। आज खेलने जा नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, खिलौनों की दुकान भी बंद है, खाना खाने की जगह भी बंद है। लॉकडाउन ने घर में लॉक कर दिया। कोरोना तूने ये क्या कर दिया? सोचा था घर में पढ़ाई नहीं करनी होगी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई ने ये विचार भी फेल कर दिया। अपना कान मरोड़ मरोड़ के पढ़ाती है, घर का काम भी बहुत करवाती है। टीचर तुम्हारी बहुत याद आती, टीचर तुम्हारी बहुत याद आती। घर में कैद अब कोरोना, जल्दी भाग जाना है कोरोना। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। महाचक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के दलों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ओडिशा में प्रभावित इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया। रेलगाड़ी की टिकटों के लिए 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर बुकिंग शुरू। और नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से देश में घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन पिछले 6 घंटों के दौरान 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। ये और कमजोर पड़ गया है तथा कोलकाता से लगभग 270 किलोमीटर दूर उत्तर उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और असम में धुबरी से 150 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। तूफान के लगातार उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने तथा अगले 3 घंटे के दौरान और कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। अम्फन चक्रवात के प्रभाव से असम और मेघालय के पश्चिमी जिलों के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि अम्फन तूफान से ओडिशा की तुलना में पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति की बैठक की।
बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फन तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले सुश्री बनर्जी ने महातूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग देश भर के लगभग 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। टिकटों की बुकिंग अगले 2-3 दिन में कुछ विशेष रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भी फिर शुरू की जाएगी। इससे पहले रेलवे ने 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की थी। इनके लिए टिकटों की बुकिंग कल से शुरू हो गई। बुकिंग शुरू होने के बाद से ताज़ा जानकारी मिलने तक 5,51,000 से अधिक लोगों ने 101 विशेष रेलगाड़ियों के लिए टिकट बुक करवाए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल पुष्ट वेब चेक इन यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को केवल एक चेक इन बैग की इजाजत होगी। विमान में भोजन नहीं परोसा जाएगा। विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन भी करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। नेपाल में कोविड-19 से तीसरी मौत की खबर है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार रूपनदेही जिले में एक 41 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम मेरे यानी हिमांशी के साथ। जी हाँ, तो भाई कैसे हैं आप लोग? और लॉकडाउन में सब सही है ना? आप अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित है और नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना? तो जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो अब जो लॉकडाउन है वो जल्द ही खुल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद क्या वैसे ही हर काम हो पाएगा या नहीं, ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो इसी बात पे जानते हैं डॉक्टर विश्वास का क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वास के लोग आज आकाशवाणी के माध्यम से अपने युवा साथियों को कुछ कोरोना से संबंधित ऐसी जानकारी बताना चाहता हूँ जो कि आने वाले समय के लिए उनको तैयार अथवा सावधान कर सकें। ये तो आज हम सभी जानते हैं कि कोरोना कहाँ से आया, कहाँ से वो फैला, कैसे वो संक्रमित होता है, कैसे हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को उससे बचा सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसका कोई उपाय अभी तक नहीं आया है। सरकार ने हमें लॉकडाउन होने को कहा, एक दूसरे से दूरी बनाने को कहा, पर फिर भी अभी इस बीमारी में अंकुश लगाना बाकी है। सच कहूँ तो लॉकडाउन के बाद भी ऐसी बहुत सी बातें हमें फॉलो करनी होंगी जो कि आजकल हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसी आशंकाएं जताई हैं कि ये वायरस लंबे समय तक हमारे बीच रह सकता है। WHO ने इसकी तुलना HIV वायरस से की है। अब आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी हमें कौन कौन सी बातें बरतनी पड़ेंगी। कुछ ऐसी रोज़मर्रा की बातें और काम जो कि आज तक कोरोना से पहले हम करते आए हैं, वो सब कोरोना के लॉकडाउन के बाद उस तरीके से नहीं हो पाएगा, या फिर यूँ कहिए उस तरीके से नहीं करना ही बेहतर रहेगा।
लोगों से खुल के मिल पाना, बिना मास्क के बाहर जाना, या यूँ कहिए बिना मास्क के बाहर जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। शादियों में जाना या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शादियों में बुला पाना उस तरीके का नहीं हो पाएगा जो कि कोरोना से पहले मुमकिन था। विदेश घूमने जाने में भी बहुत फ़र्क आ जाएगा, या फिर बहुत कम जगहें होंगी जहां लोग प्रिफर करेंगे घूमना, जिससे कि टूरिज़्म में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बेवजह लोग बाहर जाना अवॉइड करेंगे। जो काम पेशे नौकरी वाले लोग होंगे वही जाना पसंद करेंगे या फिर जाएंगे। सफाई के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ सकता है, और वो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सफाई के कारण ही हम एक दूसरे को संक्रमित से बचा सकते हैं। लोग हर बार किसी के घर आने में उसको सैनिटाइज़ करेंगे, उसके हाथ धुलाएंगे, सैनिटाइज़ करेंगे, बार बार हाथ धुलाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे। बाहर से आने के बाद सारे कपड़े धोएंगे और अगेन नहाएंगे। दुकानें भी पहले जैसे नहीं खुलेंगी। बीच बीच में लॉकडाउन हो सकता है ताकि सैनिटाइज़ कर पाएँ उन दुकानों को अथवा उन जगहों को। ऑनलाइन मीटिंग होंगी, ऑनलाइन क्लासेस तो आजकल हो ही रही हैं, वही कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। ऑनलाइन कॉलेजेस, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, प्रमोशन होगा इन सब चीज़ों का। मंदिरों, मस्जिदों अथवा धर्मस्थल में भी लोग कम से कम जाना पसंद करेंगे, या फिर कम से कम वहाँ पे भीड़ लगाएंगे। किसी के अंतिम विदाई पे, किसी के गुजर जाने पे वो सब रिचुअल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे, या फिर इतने लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जैसे पहले होते थे, जो कि थोड़ा डिफरेंट तो लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम सब इस पे हैबिचुअल हो जाएंगे। मैं सब इसलिए ही बता रहा हूँ कि हम सब प्रिपेयर हो सकें। हालांकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ आई हैं सामने जो कि दावा करती हैं कि हमने एंटीवायरल और एंटी कोविड मेडिसिन्स और वैक्सीन्स बना दी हैं और जल्द ही हमारे सामने आएंगी। लेकिन अंत में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये सब सावधानियाँ बरतें, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक खतरे के दायरे में हम सब रहेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। स्टे सेफ, स्टे इंडोर टिल द लॉकडाउन एंड्स। बिल्कुल, तो सुना आपने, भले ही लॉकडाउन खुल जाए लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती है। तो हमें बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से अपना काम करना है। अरे घबराइए नहीं, इसमें हम सब एक साथ हैं और मिलकर ही हम इस कोरोना को छू मंतर कर देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि इस लॉकडाउन की वजह से हमें अपने परिवार के साथ कितना वक्त बिताने का मौका मिल रहा है ना। पहले काम और लाइफ में इतने बिजी हो जाते थे कि एक साथ खाना, बैठ के खाना सिर्फ संडेज को ही पॉसिबल हो पाता था। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें हमारे परिवार की महत्ता सिखाई है। कोविड-19 महामारी सबसे कमजोर व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करने वाली सामाजिक नीतियों में निवेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल, क्योंकि वो परिवार ही है जो संकट का खामियाजा भुगतते हैं, अपने सदस्यों को नुकसान से बचाते हैं और साथ ही साथ अपने काम की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दून विश्वविद्यालय जर्मन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका कुमार। डॉक्टर चंद्रिका, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपेंद्र जी। चंद्रिका जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चला रहे हैं, तो क्या दून यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की कोई प्रावधान है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें? जी, हमें पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहिए कि पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क में रहें। न केवल उनके साथ संपर्क में रहें, बल्कि उनको यथासंभव पढ़ाने की भी कोशिश करें। और हम सब ये कर रहे हैं, और हमें एक आजादी मिली हुई है कि हम अपनी पसंद का एक जो प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन मीडियम या चैनल होता है, उसका उपयोग करें। वीडियो क्लासेस भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो माध्यम है, मैं अपने विद्यार्थियों के साथ जो बात करता हूँ वो
टेक्स्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, जिससे इसको हम आगे के लिए रिकॉर्ड के तौर पे भी रख सकें। हमारे विद्यार्थियों को हर रोज कुछ नया बताते हैं, कुछ नया पढ़ने के लिए देते हैं, उनसे उन पे वाद संवाद और वार्तालाप होती रहती है। जी, मैं उनके साथ व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ और हमने क्या किया है कि हमारे विभाग में जितने भी कक्षाएं हैं उन सब का एक अलग अलग ग्रुप है और उस ग्रुप में सारे के सारे हमारे विद्यार्थी हैं और जितने शिक्षक हैं वो भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस ग्रुप में हम जो भी बातें करते हैं वो हमेशा के लिए वहां पर रहेंगी और उसमें हर एक विद्यार्थी उसमें हिस्सा लेते हैं और हम शिक्षक भी उसमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। होता यह है एक क्लास के लिए जिसका हम 2 से 3 घंटे का अवधि तय करते हैं, उसमें पहले से विद्यार्थियों को कुछ काम दिया हुआ होता है, कुछ एक विषय वस्तु, जैसे ज्यादातर मैं तो कविताएं देता हूँ पढ़ने के लिए और मैं जर्मन कविताएं देता हूँ पढ़ने के लिए। उसमें उनसे कहता हूँ कि इनको पढ़िए। चूंकि सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो अपने आप को इस बारे में जितना ज्यादा हो सकता है जानकारी दीजिए, मतलब इन्फॉर्म योरसेल्फ वेल इन एडवांस। और उसमें उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, हम चाहते हैं कि वो हम तक भेजें उसे, उस जानकारी को, अपने विचारों को। हम उनको पढ़ते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसके बाद एक निर्धारित जो समय है उस निर्धारित समय पर हम अपने विद्यार्थियों से इस विषय में प्रश्न उत्तर के माध्यम से या विचार और विवाद के माध्यम से हम वार्तालाप करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि इस कविता ने हमें क्या सिखाया है, खासकर ऐसे समय में इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। एक तो आपने बताया कि आप निर्देश दे रहे हैं उनको, जिस तरह का भी अध्यापन कर रहे हैं, साथ में आप एक हद तक उनका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका मूल्यांकन ही नहीं बल्कि वो उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसका भी लेखा जोखा रख रहे हैं। अब लोगों के पास बहुत टाइम है और दूसरे ये है कि वो इस समय घर पर हैं। एक तो ये बताएं कि वो किस तरह से लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग करें और घर में ही बने रहें। दूसरे ये कि उसमें वो कौन से ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं या कुछ ऐसा अध्यापन कर सकते हैं जो कि उनके लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा। आपने 2 बातें कही और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात पर मैं चर्चा ऐसे करता हूँ, देखिए घर पर रहना ये केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, ना केवल हमारे परिवार के लिए है, बल्कि हमारे समाज, हमारे देश के लिए है। और ये उन सारे लोगों के लिए जरूरी है कि जो हमें इस मुश्किल की घड़ी में अपनी सुविधाएं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए उन सारे लोगों का जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उन सब के जान की रक्षा करने की एक तरह से कहिए कि जिम्मेदारी हम सारे व्यक्ति के ऊपर है और इसके लिए घर में रहना जरूरी है। तो ये तो समझने की बात है। चंचल मन को ऐसे समय पर चंचलता से बचाने की जरूरत है। और जहां तक संपर्क करने का है, हम अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, चाहे जो भी हैं, उनके साथ संपर्क करने के लिए इतने सारे टेक्नोलॉजी ने हमें इतना दिया हुआ है। इस तकनीक के माध्यम से इतना सारा ऐप और इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है, हम उनसे संपर्क तो कर ही सकते हैं। मिलने की जरूरत नहीं है। मिलने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे उनकी भी जान जोखिम में आ सकती है और हमारी भी, क्योंकि उनसे मिलने के बीच में बहुत सारे और भी लोगों के साथ संपर्क में हम आ सकते हैं जिनको हो सकता है हमें जानकारी ना हो, लेकिन शायद वो संक्रमित हो। इसीलिए बचना जरूरी है और घर पर ही रहें। और बात हुई कि हम ऐसे में क्या सदुपयोग कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं अध्ययन या अध्यापन जिससे कि आगे भी सुविधा हो सके, आगे भी फायदा हो सके। उसके लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मैंने अपने विद्यार्थियों से क्या कहा है करने को, और ये हमने किया शासन की तरफ से दिशा निर्देश आने से पहले ही। उसमें ये था कि यूजीसी या बहुत तरह की ऐसी बॉडीज हैं, डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी है या और भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ उपलब्ध कराया है, और उपलब्ध इतना कराया है कि हम शायद अपनी एक जिंदगी में पढ़ नहीं सकते। तो हमने अपने विद्यार्थियों से ऐसा कहा कि आप देखो, बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, वहां जाके आप अपनी पसंद का कोई एक कोर्स, एक मॉड्यूल चुने, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको जो भी पसंद आता है उसको पढ़िए। और इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे विद्यार्थियों ने बहुत तरह तरह की चीजें चुनी हैं उनमें, और हमने उनको ये कहा है कि आप पढ़ो और पढ़ के जो भी सीखते हैं वो हमारे ग्रुप में शेयर करो। और ये हो रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। वो जो कुछ न केवल मुझे सीखने को मिल रहा है, बल्कि उनके क्लास में जितने भी, उनकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, सबको सीखने को, देखने को, समझने का मौका मिल रहा है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको वो बहुत समय से करना चाहते थे, और ये एक ऐसी भी चीज है जिसका वो भविष्य में भी उपयोग कर सकते हैं।
एक तो आपने बताया कि यूजीसी का पोर्टल है जिस पर आप जा सकते हैं, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर कि बहुत सारा अध्ययन करने के लिए मटेरियल है। इसके अलावा और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस तरह की चीजें मिल सकती हैं, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा ये कि क्या ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज इस समय, मान लीजिए 15 दिन का या 1 महीने के, ऐसे छोटे छोटे कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा टाइप के भी किए जा सकते हैं क्या इन दिनों? कोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हमारी सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक है स्वयं, जिसमें मूक कोर्सेज होते हैं, और यूजीसी ने ऐसे ही बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा रखी है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का है, मैं कितनों का नाम लूं, ऐसे बहुत सारे, अगर लोग ढूंढना चाहे तो उसके लिए 100 नहीं, 100 1000 नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें चाहे तो लोग सप्ताह भर से लेके महीना, 3 महीना, 6 महीना तक का कोर्स पढ़ सकते हैं। एक अक्सर समस्या एक आती है कि कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको कुछ शायद पे करना पड़े, जिसके लिए कुछ फी पे करना पड़े, बट ऐसे में ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं, और उसमें सीखने के लिए तो ना तो कोई समय की सीमा होती है, ना कुछ होता है। आप बस सीखना शुरू करिए और देखें कि कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि मुफ्त हैं उपलब्ध, और उनको पढ़ें, और ये कहिए कि उपयोग हमेशा के लिए किया जा सकता है। बस ये है कि छात्र को ये डिसाइड खुद करना है कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट तय करें, और उसके बाद जो उनका आगे भविष्य की योजना है उसके हिसाब से कि ये कोर्सेज फायदा कर सकते हैं वो डिसाइड करें, और वो ऑनलाइन जाकर वो कोर्सेज कर सकते हैं। व्यक्तिगत रुझान ऐसे में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको सीखना समझना थोड़ा मेरी समझ से मुश्किल होता है। तो उनको जो पसंद है वही सीखें, वही पढ़ें, और उसका सबको फायदा होगा, ना केवल उनको व्यक्तिगत तौर पे, बल्कि वो जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं, वो जिस समाज से जुड़े हैं, उसको भी शायद मेरी समझ से फायदा होगा। और ऐसे समय में जबकि हम घर पर ही हैं और हमारे पास समय पूरा का पूरा है, इस समय का सदुपयोग करें, यही मेरा कहना होगा। आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, विदेशी भाषाएं सीखना आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। अक्सर लोग बाग चाहते हैं कि वो तमाम विदेशी भाषाएं वो सीखें, तो क्या विदेशी भाषा जो सीखने के लिए भी इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं या किस तरह के कोर्सेज हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे पहले, ये लॉकडाउन होने से पहले, कोविड-19 के आने से पहले। अभी शायद उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता। प्राइमरी, सेकेंडरी, एडवांस्ड, हर एक लेवल की लर्निंग अवेलेबल है, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। इनमें अपने आप को रजिस्टर करके लोग हर रोज आप कितना सीख रहे हैं उसका स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद बिल्कुल ऑनलाइन जाकर आप बहुत तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, और अपने ये जो समय आपको मिला है इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने कहा कि आपकी लाइफ बहुत व्यवस्थित हो गई है, और निश्चित रूप से थोड़ा समय तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा होगा। कुछ आप नया कर रहे हैं इस समय, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हमसे शेयर करना चाहेंगे? अभी अपने विद्यार्थियों के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ उसके बाद से मैं सच कहूँ तो समय बहुत कम मिलता है। मैं सवेरे उठने के बाद और रात में सोने से पहले लगभग यूं कहिए कि अपने समय का 80 से 90% समय मैं उसी में देता हूँ, क्योंकि हर समय मैं किसी न किसी एक विद्यार्थी से बात कर रहा होता हूँ या उनके समूह से ही बात कर रहा होता हूँ। ऐसा हो गया है आजकल की दिनचर्या, और इसीलिए मैंने हर दिन अलग अलग कक्षा के साथ अलग अलग विषय पर बात करने का निश्चय लिया है, और उसी पर बात करता रहता हूँ। सारा दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त यूं कहिए कि जो भी समय थोड़ा बहुत बच जाता है, मैं अपनी जानकारी के लिए बहुत कुछ देखना पसंद करता हूँ। ऐसी चीजें जो मैं मतलब देख नहीं पाया था उनको देखता हूँ, और पढ़ने का जहाँ तक है सवाल, तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, और मैं वो करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि साफ सफाई से लेके खाना पकाना, ये सब जो है अपने आप में बहुत ही मनोरंजक और आनंददायक गतिविधि बन गई है, और मैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मतलब जो भी हॉबीज है उनको आप पूरा कर सकते हैं इन दिनों। बड़ों का ध्यान रखना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये सब करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो समय बचता है उसमें कुछ फिल्में देखना और बहुत कुछ पढ़ने को पड़ा है। मतलब किताबें हमारे पास इतनी होती हैं जिसको हम पढ़े नहीं होते हैं, तो अभी समय है उन किताबों को भी एक एक करके निकालने का, उनको पढ़ने का, उनसे कुछ नया सीखने का। तो इन्हीं सब में समय बहुत सारा व्यतीत हो जाता है। तो अंत में हमारे जो युवा साथी उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम अपने युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये मन में विचार ना रखें कि आप लॉकडाउन में हैं।
यूं ऐसा समझे, इसको सकारात्मक तरीके से ऐसे देखा जा सकता है कि आप अपने घर की परिधि में बहुत ही सुरक्षित हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद ये परिधि भी नहीं मिली है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप माइंडफुल रहें कि आप बहुत ही सेफ और कहते हैं सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उनको यथासंभव, जरूरत नहीं उनके पास जाने की, मदद करने के बहुत सारे और भी जरिए हैं, इस तरह से उनकी मदद करें। हमारी सरकार, हमारे बहुत सारे लोग, हमारी जो सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो सब ऐसे समय में अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, अपनी सर्विसेज हमें दे रही हैं, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और भी कितने लोग हैं जिनको हम किसी भी तरीके से अपनी सहायता दे सकते हैं, तो उनको सहायता अपनी देनी चाहिए। और इनसे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप हो सके तो आत्ममंथन करें, चिंतन करें, योग करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और ये जो दिशा निर्देश जो भी आए हैं सरकार और तमाम सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से, उनका तो पालन करें। मेरा तो यही कहना होगा आप सबको। और अपने समय का सदुपयोग करें, चिंता ना करें, अपने अंदर एक प्रबल इच्छा लाएं कि ये समय मुश्किल जरूर है, लेकिन हम इसको पार कर लेंगे और इसके बाद ज्यादा मजबूत बन पाएंगे। डॉक्टर चंद्रिका कुमार, आप इस लॉकडाउन के पीरियड में हमसे जुड़े और हमारे जो युवा साथी हैं उनको आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर, जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।